हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर BCA QD हिंदी पे। तो अगर आप हमारे वीडियोस इंग्लिश पे देखना चाहते हैं तो आप हमारा दूसरा चैनल BCA QD इंग्लिश पे चैनल पर विजिट कीजिएगा। ये वीडियोस आपको इंग्लिश में वहाँ पे मिलेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अरे विद इन क्लास एक कॉन्सेप्ट है, आज का कॉन्सेप्ट इस पूरी तरह से अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शंस, यानी कि एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल्ड करना, इसको कहते हैं नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। तो आज हम देखेंगे अरे विद इन अ क्लास, यानी कि एक क्लास के अंदर अरे को डिफाइन करना, डिक्लेयर करना है, फिर एक्सेस करना, ये सब कुछ आप इस कॉन्सेप्ट में सीखेंगे। तो ये वीडियो को आपको एंड तक देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट प्रोग्राम में फिर एग्जांपल से शुरू कर देते हैं। क्लास और सैंपल। क्लास का नाम है सैंपल। हमने एक इंटीजर वेरिएबल लिया है ऑफ 4 साइज, ठीक है। हमने यहाँ पर अरे ले रहे हैं ना, तो ऑफ साइज तो लेना ही पड़ेगा। हमने 4 साइज लिया है, यानी 0 to 3, ठीक है। इन पब्लिक ये हमने यहाँ पर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया है। इसका मतलब है बाय डिफ़ॉल्ट द कंपाइलर डेटा मेंबर्स को या फिर कुछ भी ऊपर डिक्लेयर कर चुके हैं जो कि पब्लिक के ऊपर, चाहे वो फंक्शंस हो, चाहे वो कुछ भी हो। अगर हमने कुछ भी नहीं लगाया एक्सेस स्पेसिफायर तो बाय डिफ़ॉल्ट इट विल टेक एज प्राइवेट सेक्शंस। ओके, प्राइवेट सेक्शन के अंदर ये ले लिया जाएगा इनको बाय डिफ़ॉल्ट बाय द कंपाइलर, ठीक है। अभी हम पब्लिक सेक्शन में 3 फंक्शंस को डिक्लेयर कर चुके हैं। पहला है गेट डेटा, दूसरा डिस्प्ले, तीसरा asum, जिसका रिटर्न टाइप है void, यानी नो रिटर्न टाइप। अभी क्लास बंद होता है। क्लास हम कैसे बंद करते हैं? क्लोज ब्रेसेस एंड सेमीकोलन। ओके, हम फंक्शंस को क्लास के बाहर डिफाइन कर रहे हैं थ्रू स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं? सबसे पहले तो फंक्शन का रिटर्न टाइप जो कि void है, क्लास का नेम सैंपल है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन नेम यानी कि गेट डेटा। उसके अंदर हमने फॉर लूप लगाए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पर आई को डिक्लेयर नहीं किया है स्टार्टिंग पे क्लास पे। हमने डायरेक्टली यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर कर चुके हैं, हम फंक्शंस के अंदर डिक्लेयर कर चुके हैं हम डायरेक्टली। यानी फॉर लूप के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं या फंक्शंस के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। सिर्फ आई ही नहीं, कोई भी वेरिएबल हम डिक्लेयर कर सकते हैं इन सी प्रोग्राम, कहीं पे भी। इनको कहते हैं डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, यानी कि कोई भी वेरिएबल हम जिधर भी मर्जी का है उधर डिक्लेयर कर सकते हैं। इंट आई इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर भी हमने डिक्लेयर कर चुके हैं इंट सम, ठीक है। यहाँ पर हमने डिक्लेयर कर चुके नहीं किया है इंट सम, यहाँ पर डिक्लेयर कर चुके हैं हम। तो इसको कहते हैं डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, यानी कि हम जिधर भी चाहे वहाँ पर हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। समझ आई बात? ठीक है। अभी हम फॉर लूप को यानी कि कैसे अरे को कैसे रीड करते हैं। सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल लेते हैं आई इक्वल टू 0, यानी 0 से स्टार्ट होगा। आई इज लेस देन 4 हमने लिया हुआ है, यानी 4 वेरिएबल्स तक हम 4 एलिमेंट्स तक हम यहाँ पर ले सकते हैं आई प्लस प्लस, यानी इंक्रीमेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पर हम CIN यानी ई ऑफ आई, यानी हम जो भी इनपुट दे रहे हैं उनको रीड किया जाएगा। एक कैसे होता है अभी मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है? 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू 0 है एंड 0 इज लेस देन 4 है, ठीक है। ये आई की वैल्यू जैसा कि मैंने अभी बताया, आई की वैल्यू 0 है तो आई इज लेस देन 4 मतलब 0 इज लेस देन 4, ठीक है। ये 0 इज लेस देन 4 सही है। सपोज तो हम लूप के अंदर आ गए, ठीक है। यहाँ पर हमें वैल्यूज एंटर करना है। जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक हमारा लूप चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये कंडीशन ट्रू है तो हमें कोई भी एक एलिमेंट एंटर करना है। सपोज हमने किया 10, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू है तो ये लूप से बाहर आ गया तो इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई प्लस प्लस हो गया तो आई इक्वल टू 1 हो गया।
अभी कंडीशन चेक करेगा, i इक्वल टू 1 हो गया। अभी कंडीशन चेक करेगा 1 इज़ लेस देन 4, क्या कंडीशन सही है? बिल्कुल सही है, 1 4 से कम है तो कंडीशन सही है। तो हम दूसरा एलिमेंट पास करेंगे जैसे कि 20। अभी i इंक्रीमेंट हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी फिर से i इक्वल टू 2 हो गया। अभी कंडीशन चेक करेंगे 2 इज़ लेस देन 4, क्या कंडीशन सही है? बिल्कुल सही है। तो हम तीसरा वैल्यू भी पास करेंगे जैसे कि 30। तीसरा वैल्यू हमने पास कर लिया, फिर इंक्रीमेंट हो गया यहाँ पे, सॉरी इन कंडीशन सही है तो लूप के अंदर आएगा, तो हमने वैल्यू पास किया तो उसके बाद क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो इंक्रीमेंट होने के बाद i की वैल्यू होगा 3। ओके, i की वैल्यू है 3। क्या फिर से कंडीशन चेक करेगा, क्या 3 इज़ लेस देन 4? बिल्कुल सही है। हम चौथे एलिमेंट में भी करेंगे, चौथे एलिमेंट में हम 40 पास करेंगे। फिर से i इंक्रीमेंट हो जाएगा यानी कि i की वैल्यू है अभी 4। अब कंडीशन चेक करेगा, क्या 4 इज़ लेस देन 4 सही है? बिल्कुल नहीं। अभी ये कंडीशन फॉल्स है तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। हमने कितने वैल्यूज़ एंटर किए हैं? 4 वैल्यूज़, ओके। फ्रॉम ए ऑफ 4 का मतलब क्या है? फ्रॉम ए लूप, अरे का लूप फ्रॉम 0 से शुरू होता है, ठीक है। 0 1 2 3, यहाँ पर 4 तक हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर लेस देन 4 लिखा हुआ है हमने, चलो 4 भी लिख लेते हैं, यानी कि लेस देन 4 यानी टोटल 4 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो हमने 4 वैल्यू एंटर किए हैं, इसका मतलब है यह लूप बिल्कुल सही है जैसे कि हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। यहाँ पर 4 लिखा हुआ है यानी कि 4 एलिमेंट्स ही हम ले सकते हैं, यानी कि पहला है 0 1 2 3 यानी कि तो 4 एलिमेंट्स हो गया, इसीलिए हम i इज़ लेस देन 4 लिखते हैं, यानी कि 0 से लेके 3 तक ये लूप कंसिडर हो जाएगा। 4 था यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, लूप को i इज़ लेस देन और इक्वल टू 3, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आई बात समझ में, क्योंकि ये 3 तक एलिमेंट्स काउंट होगा, 0 1 2 3 टोटल 4 हो गए ना, इस तरह से। आई बात समझ में? तो पहला फंक्शन तो हो गया। अब दूसरा फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं क्लास के बाहर? सेम एज इट इज, ठीक है। थ्रू स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हम क्लास के बाहर फंक्शन को डिफाइन करते हैं। कैसे? सेकंड फंक्शन का नाम क्या है? डिस्प्ले। तो इसका रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड। पहले रिटर्न टाइप सैंपल क्लास का नेम है और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर डिस्प्ले फंक्शन का नाम है। यही सिंटैक्स होता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का। रिटर्न टाइप, क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन नेम, इसी को कहते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का सिंटैक्स। तो यहाँ पर इस फंक्शन में हम एलिमेंट्स को रीड किए हैं, इस फंक्शन में हमें प्रिंट किए हैं एलिमेंट्स को। ये 10 20 30 40 है ना, प्रिंट किए हैं। ये हमने कैसे प्रिंट किया है यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर i इक्वल टू 0 लगाया है, i इज़ लेस देन 4 है, यानी 0 इज़ लेस देन 4 है। क्या कंडीशन सही है? बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमने जो भी वैल्यूज एंटर किए हैं वो प्रिंट होंगे, ठीक है। सी आउट स्लैश एन का मतलब है नेक्स्ट लाइन। हर एलिमेंट के बाद ये नेक्स्ट लाइन पे एलिमेंट्स प्रिंट होगा, ठीक है। क्या कंडीशन सही है? तो पहला हमने एलिमेंट सही है, सॉरी कंडीशन सही है, तो फॉर लूप के अंदर जो भी हमने आया होगा ये प्रिंट होगा। ये देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने और लगाया है, यानी ये दोनों स्टेटमेंट्स एक ही हैं, यानी कि सी आउट स्लैश एन ए ऑफ आई, इसका मतलब ये एक ही स्टेटमेंट है, यानी एक लाइन के बाद हम एक एक एलिमेंट डायरेक्ट प्रिंट होगा। या तो हम इसे लिख सकते हैं पहला स्टेटमेंट, या तो हम इसे लिख सकते हैं सी आउट स्लैश एन, दूसरे लाइन पे सी आउट ए ऑफ आई, ये दोनों एक ही है। मैंने आपको समझाने के लिए दो बार लिखा हुआ, ठीक है। सबसे मैं इसको कंसिडर करके एक्सप्लेन करता हूँ, पहला वाला, ठीक है। 0 इज लेस देन 4 कंडीशन सही है तो ये लूप के अंदर आएगा, इसे प्रिंट करेगा, यानी ए ऑफ आई को। ए ऑफ आई यानी एलिमेंट्स हमने पास की है। ए ऑफ आई सबसे पहला एलिमेंट कौन सा पास की है? 10 प्रिंट होगा, ठीक है। फिर आई इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। अभी आई की वैल्यू 1 है। अब कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ये है ना 1 इज लेस देन 4,
क्या कंडीशन सही है? बिल्कुल सही है। अभी 20 प्रिंट करेगा, फिर आई इंक्रीमेंट होगा यहाँ से, ठीक है। अभी आई की वैल्यू 2 होगा, क्या 2 इज लेस देन 4 है? बिल्कुल सही है, 2 4 से कम है, तो तीसरा एलिमेंट हमने क्या पास किया था? 30 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर से आई इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे आई इंक्रीमेंट होने के बाद यानी 3 हो जाएगा, ठीक है। अभी कंडीशन चेक करेगा यहाँ पर 3 इज लेस देन 4, क्या सही है? अगर कंडीशन ट्रू है तो इस फॉर लूप के अंदर जो भी हमने स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जो भी कुछ किए हुए हैं, वो सब कुछ परफॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पर सी इन स्लैश एन ए ऑफ आई है, यानी चौथा एलिमेंट हमने क्या लिया है, क्या दिया है? 40 यहाँ पे प्रिंट होगा आउटपुट पे। तो फिर से आई इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पर आई की वैल्यू है 4, क्या अभी अब आई की वैल्यू है 4, क्या 4 इज लेस देन 4? क्या कंडीशन सही है? बिल्कुल गलत। तो अभी ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो समझ आई बात? ये स्लैश एन इसलिए लिखे हैं हम ताकि ये सीरियल वाइज आ जाए, ये सारे एलिमेंट्स एक के बाद एक सीरियल वाइज आ जाए। यहाँ पर हम स्लैश एन नहीं लगाए, ये डायरेक्टली हम 10 20 30 40 ऐसे लिए एंटर किए हैं 40 एलिमेंट्स हम, तो लेकिन प्रिंट होने के ऐसे सीरियल वाइज प्रिंट होने के लिए हमने स्लैश एन का इस्तेमाल किया है, ठीक है। समझ आई बात? तो अभी हमने 2 फंक्शन तो देख लिया है, ठीक है। अभी हम तीसरा फंक्शन भी देख लेते हैं जो कि ए सम है। ऐसा भी हम क्लास के बाहर हम फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, जैसा कि मैंने बताया तो पिछले 2 फंक्शन को। रिटर्न टाइम जो कि वॉइड है, क्लास का फंक्शन का रिटर्न टाइप है वॉइड, क्लास का नेम है सैम्पल, और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जो कि 2 कॉलम है, और फंक्शन नेम क्या है? ए सम। उसके अंदर हमने यहाँ पर गेट डेटा में हमने क्या किया? फंक्शन एलिमेंट्स को हमने रीड किया है, डिस्प्ले में एलिमेंट्स को प्रिंट किया है। यहाँ पर हम उन एलिमेंट्स को ऐड करके प्रिंट करते हैं। मैं समझाता हूँ। यहाँ पर जैसा कि आपने देखा है, यहाँ पर हमने एक लोकल वेरिएबल लिया है जिसका नाम है आई, यानी हम कहीं पे भी प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फॉर लूप में आई को डिक्लेयर किया है, जिसके सामने हमने इंट लगाकर आई को डिक्लेयर किया है। जैसे कि हम इंट ए ऑफ लगाते हैं, ऐसे ही हमने इंट आई पे लगाया हुआ है। वैसे ही हमने फंक्शन के अंदर में हमने ऐसे ही इंट सम यहाँ पर डिक्लेयर कर चुके हैं। इस तरह से हम वेरिएबल्स को कहीं पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं C++ प्रोग्राम में। तो ठीक है, समझ आई बात? अभी हम सम के अंदर सम को इक्वल टू 0 लगाए हैं। इसका मतलब इसलिए ताकि सम के अंदर कोई भी गार्बेज वैल्यू स्टोर ना हो, इसलिए हमने सम इक्वल टू 0 लगाया है, ठीक है। अभी ये जितने भी एलिमेंट्स देख चुके हैं, इनको प्रिंट कराना है, सॉरी ऐड करके प्रिंट कराना है। तो कैसे होता है ये सब कुछ अभी हम देखेंगे। सबसे पहले हमने इंट यहाँ पर भी हमने इंट आई लोकल वेरिएबल है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लोकल वेरिएबल का मतलब है हर बार हर फंक्शन में एक बार आपको प्रिंट इसे डिक्लेयर करना होता है, ठीक है। अगर आपने यहीं पर ये आई प्रिंट किया होता तो यहाँ पर डायरेक्टली हम आई ले सकते थे, ठीक है। यहाँ पर भी बिना इंट लगा के, यहाँ पर भी बिना इंट लगा के आई ले सकते थे। लेकिन ये लोकल वेरिएबल है, हम एक फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल ले सकते हैं। वही वेरिएबल दूसरे फंक्शन में लेना हो तो फिर से इंट लगाना पड़ेगा। इसी को कहते हैं लोकल वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर 2 बार इंट लगाए हैं हमने, तो 2 बार आई लगाए हैं, इसी को कहते हैं लोकल वेरिएबल। समझ आई बात को? तो हमने यहाँ पर इंट आई इक्वल टू 0 लगाया है, आई इज लेस देन 4 लगाए हैं, वही सेम प्रोसीजर है। आई इक्वल टू 0 है, क्या यानी आई इज लेस देन 4, आई की वैल्यू क्या है? 0। क्या 0 इज लेस देन 4 सही है? बिल्कुल सही है। तो अभी लूप के अंदर आएगा ये, फॉर लूप के अंदर। अभी सम की वैल्यू हमने क्या इनिशियलाइज किया है? 0 इनिशियलाइज किया। सम की वैल्यू क्या है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तो सबको समझ आने के लिए। सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई, ओके। आई इक्वल टू 0 है, 0 इज लेस देन 4 है, यहाँ पर कंडीशन सही है, कंडीशन सही। तो लूप के अंदर आएगा ये।
सम इक्वल टू क्या है, सम इक्वल टू ज़ीरो है, यहाँ पर ज़ीरो है, सम का वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। ये ए ऑफ आई है एक्चुअली। ए ऑफ आई पहला एलिमेंट क्या है, हमने पहला एलिमेंट क्या एंटर किया था, जो कि एंटर भी हो गया, रीड भी किया था हमने, प्रिंट की भी किया था, जो कि पहला वैल्यू है 10। ओके 10, 0 + 10 कितना हुआ, 0 + 10 हुआ 10। सम में कितना स्टोर हुआ अभी, 10 हुआ। ठीक है, अभी ये लूप बाहर से, ये लूप से बाहर आएगा। अभी फिर से आई इंक्रीमेंट होगा, अभी आई की वैल्यू है 1। अभी कंडीशन फिर से चेक करेगा, आई 1 > 4, क्या कंडीशन सही है, बिल्कुल सही है। तो कंडीशन सही है तो ये लूप के अंदर आएगा, जो भी हमने यहाँ पर लिखा हो वो सब कुछ परफॉर्म करेगा। अभी 1 > 4 है। अभी सम की वैल्यू कितनी है, अभी सम की वैल्यू कितनी है, 10 है, यहाँ पे सम की वैल्यू 10 है। अभी 10 लिखेंगे हम यहाँ, ऑफ ए ऑफ आई है, यानी दूसरा एलिमेंट हमने क्या पास किया था यहाँ पे, 20। 10 + 20 = 30। अभी सम की वैल्यू कितनी है, 30। ठीक है, अभी आई की वैल्यू 1 हो गया, अभी आई इंक्रीमेंट हो गया ये, अभी ये सेकंड वाला तो परफॉर्म हो गया, आई इंक्रीमेंट होगा, आई = 2। अभी इंक्रीमेंट हो गया, आई की वैल्यू 2 हो गया। अभी चेक करेगा कंडीशन, क्या 2 > 4, क्या कंडीशन सही है, बिल्कुल सही है, तो ये परफॉर्म करेगा। अभी हाँ, सम का वैल्यू कितना है, 30। हमने थर्ड वैल्यू ऑफ ए ऑफ आई में कितना एंटर किया था, 30। 30 + 30 60। ठीक है, ये ऐड होगा और सम में जाके स्टोर होगा, ये सम का ऐड होगा और सम में जाके स्टोर होगा। सिक्सटी हो गया है। अभी ये कंडीशन वगैरह इंक्रीमेंट हो गया। अभी नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा ये आई = 3। सो 3 > 4, क्या कंडीशन सही है, बिल्कुल सही है। तो फिर से 60, ये सम है, सम की वैल्यू 60 हमने लिया है, सम की वैल्यू प्लस ए ऑफ आई, यानी 14 एलिमेंट क्या है, 40। 60 + 40 कितना हुआ, 100। ठीक है, अब ये कंडीशन करेक्ट होने के बाद हमने ये सब कुछ परफॉर्म किया है, तो फिर से आई इंक्रीमेंट होगा। अभी आई की वैल्यू है 4। क्या 4 > 4, क्या सही है कंडीशन, क्या 4 से कम है, बिल्कुल गलत। यानी अभी ये लूप टर्मिनेट हो गया है, अब लूप से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने ये सब कुछ, ये पहला स्टेटमेंट तो पूरा हो चुका है, पहला जो भी हमने लाइन में लिखा वो सब कुछ पूरा हो चुका है। अभी सम का वैल्यू कितना है, 100। ठीक है, अभी हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट किया हुआ है, ये क्या है देखते हैं। सी आउट सम इज सम, यानी एक स्टेटमेंट है, सॉरी एक कुछ लिखे हुए हैं, सम इज एज इट इज, ए प्रिंट होगा, और सम की वैल्यू कितना है यहाँ पर 100, यहाँ पर 100 प्रिंट होगा। समझ आई बात, सिंपल। अब बारी आती है, ये तीनों फंक्शन खत्म हो चुके हैं, अभी वॉइड मेन की बारी है। हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। हम ऑब्जेक्ट किसे डिक्लेयर करते हैं, क्लास नहीं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं, ए हो गया, A1 हो गया, B हो गया, कुछ भी। ठीक है, लेटर्स मत लिखिए, जैसा कि 1 2 कुछ ऐसा मत लिखिए। आप चाहे तो A1 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी ये फंक्शन को एक्सेस कैसे करते हैं, थ्रू ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ए है, डॉट ऑपरेटर एंड फंक्शन नेम। फंक्शन नेम फर्स्ट वाला कौन सा है, गेट डेटा। जब हम लिखेंगे है तो इस फंक्शन गेट डेटा फंक्शन को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, एक्सेस कर पाएंगे, और यहाँ पर जो भी हमने लिखा हो वो सब कुछ परफॉर्म हो जाएगा। तो दूसरा फंक्शन को एक्सेस कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट एंड थ्रू डॉट ऑपरेटर वी आर एक्सेसिंग दिस फंक्शन। समझ आई बात। जब हम ये लिखते हैं तो इस फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। तो तीसरा भी हमने ऐसा ही किया है, थ्रू ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर वी आर एक्सेसिंग सम फंक्शंस। तो एक बार और समझा देता हूँ अच्छे से आपको, उसके बाद हम एक बार कोड करके भी देख लेते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो अरे विद इन अ क्लास शुरू करते हैं। क्लास जो कि कीवर्ड है, क्लास का नाम है सैम्पल। हमने
एक वेरिएबल के अंदर साइज डिक्लेयर किया है जो ऑफ इंटीजर टाइप ए ऑफ 4 साइज, जो कि हमने यहाँ पर 4 एलिमेंट्स इनपुट कर सके प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाए, तो अगर नहीं लगाए तो यहाँ पर कुछ भी स्टार्टिंग में डिक्लेयर किया वो प्राइवेट सेक्शन के अंदर ही कंपाइलर समझ लेगा। ठीक है, उसके बाद हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लगाया है। एक बात ध्यान रखना, अगर आपने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया है तो ये नहीं समझेगा कि फंक्शंस पब्लिक में है, ये समझे कंपाइलर समझेगा ये फंक्शंस प्राइवेट में है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, सिर्फ प्राइवेट ही बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर अंडरस्टैंड करेगा। कुछ भी अगर एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया है तो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट के अंदर ही इसे डिक्लेयर किया है तो यही समझेगा, सिर्फ प्राइवेट के लिए। ठीक है, अगर पब्लिक नहीं लिखा है तो इन फंक्शंस को भी ये प्राइवेट ही समझेगा कंपाइलर, तो इस बात को ध्यान रखना। तो प्राइवेट हमने एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया तो इंटीजर ए ऑफ 4 बाय डिफ़ॉल्ट द कंपाइलर विल टेक इट एज प्राइवेट। ओके, हमने पब्लिक फंक्शन में पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में 3 फंक्शंस को डिक्लेयर कर चुके हैं, गेट डेटा, डिस्प्ले एंड एसम, जिसका रिटर्न टाइप है वॉइड। हमने यहाँ पर क्लास को बंद किया है सेमीकोलन के थ्रू। हमने यहाँ पर इन फंक्शंस को डिफाइन किया है थ्रू स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। रिटर्न फंक्शन का नाम है रिटर्न टाइप वॉइड, फंक्शन का रिटर्न टाइप है वॉइड एंड सैम्पल जो कि क्लास नेम है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है। गेट डेटा क्या है, फंक्शन का नाम है, उसके अंदर हमने फॉर लूप लगाया है और एलिमेंट्स को रीड किया है। कैसे, हमने यहाँ पर लोकल वेरिएबल लिया है जो कि आई है। हम किसी भी लोकल वेरिएबल यानी किसी भी वेरिएबल को कहीं पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर हमने स्टार्टिंग में डिक्लेयर नहीं किया है तो हर फंक्शन में कहीं पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर आई डिक्लेयर किया है, इंट आई, तो इस फंक्शन के बाहर हम यहाँ पर भी इंट आई लगाकर ही प्रिंट करना पड़ता है। अगर हमने आई यहीं पर डिक्लेयर किया हुआ है तो यहाँ पर हम बिना इंट के भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये लोकल वेरिएबल है तो हर फंक्शन में इसे बार बार इंट लगाकर इसे डिक्लेयर करना पड़ता है। आई बात समझ में? तो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू 0 यानी आई की वैल्यू 0 है, आई इज लेस देन 4 है, आई इंक्रीमेंट है। सी इन यानी ए ऑफ आई मतलब एलिमेंट्स जितने भी हमने एंटर किए हैं, जितने भी आते हैं इस आई इज इक्वल टू 0 टू आई इज लेस देन 4 यानी 4 एलिमेंट्स 0 1 2 3 4 लेंगे, 4 इज लेस देन 4 कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। ये 3 कंडीशन तक हम जितने भी एलिमेंट्स करेंगे एंटर करेंगे वो सब कुछ रीड हो जाएगा। ठीक है, जो आप चाहे तो जो भी एलिमेंट्स एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पर लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करने को कहीं पे भी उनको कहते हैं डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, इस बात को ध्यान रखना। तो ये इस फंक्शन का काम हुआ खत्म। अब दूसरे फंक्शन को डिफाइन करते हैं जिसका नाम है डिस्प्ले। उसको कैसे डिफाइन करते हैं क्लास के बाद, एज इट इज, जैसे कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का सिंटैक्स है जो कि रिटर्न टाइप है वॉइड, क्लास का नाम है सैम्पल, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन है डिस्प्ले। तो हमने एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, अरेज एलिमेंट्स आर, यानी हमको समझ आए कि हमें यहाँ पर डायरेक्ट हमने एंटर किया है, यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट किया है। एंडल यानी एंडल का मतलब है नेक्स्ट लाइन। ओके, हमने यहाँ पर एज इट इज हमने वैसे ही प्रिंट किया है। इंट आई यानी आई इक्वल टू 0 है, आई की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू आई की वैल्यू 0 है, आई इज लेस देन 4 है, यानी 0 to 4 कितने एलिमेंट, 0 to लेस देन 4 कितने एलिमेंट्स हुए, तो वो भी 4 हुए। फ्रॉम 0 1 2 3 टोटल 4 हुए ना। अभी 4 एलिमेंट्स में हमने की जो भी हमने वैल्यूज एंटर किए हैं उन्हीं को प्रिंट होगा लाइन बाय लाइन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने स्लैश एन लगाया हुआ है। स्लैश एन यानी नेक्स्ट लाइन। अगर वहाँ पहले एलिमेंट हमने डाला हुआ है उसके बाद नेक्स्ट स्लैश एन होगा, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर स्लैश एन, फिर नेक्स्ट लाइन, इस तरह से प्रिंट होगा। अभी तीसरा फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं एज इट इज रिटर्न टाइप फंक्शन, क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन नेम। यहाँ पर भी हमने लोकल वेरिएबल लिया है, उसको 0 से इनिशियलाइज कर चुके हैं ताकि इसके अंदर कोई भी गार्बेज वैल्यू ना स्टोर हो।
ठीक है। हमने यहाँ पर एज इट इज यहाँ पर फिर से लोकल वेरिएबल आई है, आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 4, आई प्लस प्लस, यानी कि जो भी हमने इंटर वैल्यूज किया है उसी तरह उनको फॉर्म में लिया जाए और एक के बाद एक को ऐड किया जाए सम के साथ, और रिजल्ट को यहाँ पर स्टोर किया जाए और उस रिजल्ट को यहाँ पर प्रिंट किया जाए। ये कैसे करते किया है मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है, आप अच्छे से समझ भी चुके हैं। अगर नहीं समझ आए तो वीडियो रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा, आपको फिर से समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझ आ जाएगा। तो तो इस फंक्शन का डिफाइन हुआ खत्म। और आपको ध्यान में रखना है हर C++ में और सी में प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, वॉइड मेन के थ्रू, वॉइड मेन से। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है, सैम्पल क्लास का नाम है, ये ऑब्जेक्ट है। ए एंड डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम किसी भी फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। पहला फंक्शन को एक्सेस कर किया है हमने गेट डेटा, ए जो कि ऑब्जेक्ट है, एंड डॉट ऑपरेटर है, गेट डेटा फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं। तो पहला तो ए परफॉर्म होगा, तो दूसरा ए डॉट यानी ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर के थ्रू डिस्प्ले फंक्शन परफॉर्म होगा, फिर तीसरा ए डॉट सम, तीसरा ये परफॉर्म होगा। इस तरह से ये प्रोग्राम कंप्लीट होता है। तो अभी ये हम डिकोड करके भी प्रैक्टिकल भी देखेंगे, एक कैसे होता है सब कुछ। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर वही प्रोग्राम लिख चुके हैं। एक सेकेंड, तो देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर सब कुछ लिख लिया है टर्बो सी पे। एक बार ऊपर से मैं एक और बार लास्ट पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। IO स्ट्रीम में 4 इनपुट एंड आउटपुट, सी आउट एंड सी इन के लिए कोनियो, क्लियर स्क्रीन एंड गेट सी एच के लिए क्लास का नेम है सैम्पल। हमें इंट या 4 इंटर डिक्लेयर कर चुके हैं, यानी 4 एलिमेंट्स हम पास कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइवेट सेक्शन में स्टोर होगा, क्योंकि हमने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया है। तो एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया तो बाय डिफ़ॉल्ट इट विल टेक इट एज इन प्राइवेट सेक्शन। ओके, पब्लिक सेक्शन में हमने तीन मेंबर फंक्शंस को डिक्लेयर कर चुके हैं। पहला तो गेट डेटा, डिस्प्ले एंड ईसम, जिसका रिटर्न टाइप है वॉइड, क्लास बंद, सेमीकोलन से क्लास बंद कर देते हैं। क्लास को डिफाइन कर चुके हैं हम थ्रू स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, वॉइड जो कि रिटर्न टाइप है फंक्शन का, सैम्पल जो कि क्लास नेम है, एंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड गेट डेटा फंक्शन का नाम है। यहाँ पर हमने लोकल वेरिएबल लिया है जो कि आई, इसका मतलब है आप कहीं पर भी ले सकते हैं, यानी हर फंक्शन में आप लोकल वेरिएबल को एक बार, अगर दो फंक्शन में एक बार, इस फंक्शन में एक वेरिएबल आई को लेना है तो दूसरे फंक्शन को एक और बार आई लेना है, तो दो बार इंट लगाना होगा। इसको कहते हैं लोकल वेरिएबल, और इसको कहते हैं डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। आप कहीं पर भी C++ प्रोग्राम में वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ। सो इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 4, आई प्लस प्लस, यानी फ्रॉम 0 टू लेस देन 4 मतलब 4 एलिमेंट्स आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, ए ऑफ आई यानी 4 एलिमेंट्स यहाँ पर रीड कर सकते हैं, चाहे आप जिनको भी एलिमेंट्स पास कर सकते हैं। तो दूसरे फंक्शन में क्या हो रहा है, ये वही है। इसे एज इट इज आपको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू इस फंक्शन को डिफाइन करना है क्लास के बाहर, डिस्प्ले फंक्शन को। ठीक है, अरे हमने एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, अरे एलिमेंट्स आर, तो इसी तो जो भी हमने एलिमेंट्स हमने पास किए हैं, रीड किए हैं, हम उसी एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहे हैं। देखिए हमें यहाँ पर भी इंट लगाना मस्ट है। ऊपर लिखे हैं, ऊपर के फंक्शन में लिखे हैं हमने इंट, इसका मतलब ये नहीं कि हमने यहाँ पर छोड़ देना है, हमें हर फंक्शन में इसको लिखना पड़ता है इंट। अगर सेम वेरिएबल ले रहे हैं या फिर दूसरे वेरिएबल ले रहे हैं, यहाँ पर सम ले रहे हैं, यहाँ पर आई ले रहे हैं, चाहे वो इसे कहते हैं लोकल वेरिएबल्स। आप कहीं पर भी नीचे ग्लोबल नहीं लोकल वेरिएबल्स आप कहीं पे भी डिक्लेयर करें तो आप उनको मल्टीपल टाइम्स इंट लगाना पड़ता है, चाहे वो या इस फंक्शन में इंट आई ले चुका हूँ, यहाँ पे ऊपर के फंक्शन में भी देख सकते हैं इंट आई ले चुका हूँ। अगर मैंने इंट आई यहाँ पर लिया है तो यहाँ पर सिर्फ आई लिखा है, आई लिया हुआ है, तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं लोकल वेरिएबल। आपको हर बार इंट लगाना मस्ट है।
तो आई बात समझ में, आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 4 मीन्स फ्रॉम 0 to 3 मीन्स टोटल 4 एलिमेंट्स आर देयर। हमने जो भी फोर में कितने भी हमने एलिमेंट्स लगाए हुए चारों बार, वो सब कुछ लाइन बाय लाइन प्रिंट होगा, स्लैश चिन्ह लगाया हमने, और इस फंक्शन का खत्म होगा। इस फंक्शन में इस सम में क्या होगा, हमने एक और लोकल वेरिएबल लिया है जिसका नाम है सम इक्वल टू 0, यानी सम में 0 स्टोर होगा, सम की वैल्यू है 0। हमने जो भी एलिमेंट्स एंटर किए हैं उसको ऐड करता जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सम इक्वल टू, सम की वैल्यू है कितना, पहला 0 प्लस ए ऑफ आई, यानी पहला एलिमेंट क्या है 0 में हमने क्या स्टोर किया था 10, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ 10 स्टोर किया है, 0 प्लस 10 सब में स्टोर होगा। इसी तरह आई प्लस प्लस कंटिन्यू होगा जब तक एक कंडीशन फॉल्स हो जाए। तो ठीक है, लास्ट में जो भी वैल्यू बचेगा वही इसका रिजल्ट होगा। समझ में आई बात। हमें पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, वॉइड मेन के थ्रू। सैम्पल क्लास का नाम है, ये ऑब्जेक्ट है और ये डॉट ऑपरेटर है। थ्रू ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर वी आर एक्सेसिंग गेट डेटा फंक्शन, डिस्प्ले फंक्शन एंड ये सब फंक्शन। जब इस गेट डेटा फंक्शन को एक्सेस करेंगे तो यहाँ पर गेट डेटा फंक्शन क्या है, डिफाइन किए में जो भी हमने लिखा हुआ है ये सब कुछ परफॉर्म होगा। इसी तरह डिस्प्ले और ये सब में भी होगा। आई बात समझ में। तो अभी इसको कंपाइल करके देखते हैं प्रोग्राम सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है। अब इसको रन करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ भी स्टेटमेंट नहीं लगाए हुए हैं एलिमेंट्स लगाने के वक्त, तो इसीलिए हमने ये कुछ भी स्टेटमेंट नहीं शो हो रहा है, तो डायरेक्ट हमें एलिमेंट्स एंटर करना होगा 10, 20 and 30। ये देखिए मैंने पहले दो एलिमेंट्स 10, 20 लिखा है, तीसरे में 30 लिखा है, चौथे में भी मैंने 30 लिखा है, इसलिए 90 आ गया। ये देखिए मैंने सीन के ऊपर कुछ भी यहाँ पर स्टेटमेंट लगी नहीं लिखा है। अगर स्टेटमेंट लिखा होता, सॉरी, हाँ, तो अगर मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा होता तो आउटपुट पे स्टार्टिंग स्टेटमेंट लिखा होगा एंटर द एलिमेंट्स। मैंने यहाँ पर फिलहाल तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है क्योंकि मुझे समझ आता है सब कुछ। ये हमें आउटपुट यहाँ पर सी आउट के लिए हम इसीलिए लगाते हैं तब हमें कंफ्यूज ना हो, ताकि एलिमेंट्स एंटर करने के बाद, ताकि एलिमेंट्स प्रिंट होने के वक्त। ठीक है, मैं फिलहाल मैं फिर से आउटपुट लगा के आपको एक बार और दिखा देता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। तो आउटपुट एक बार करके देखते हैं। ओके, तभी हम एलिमेंट्स टाइप करते हैं। जैसा कि मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ था, एंड रिजल्ट सम का 100 आएगा, तो यहाँ पर भी 100 आया है। ये 100 कैसे आया है मैंने अच्छे से आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो उम्मीद है आपको अरे विदिन ए क्लास का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो समझ आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर किसी तरह का डाउट है, किसी तरह का क्वेश्चन है, तो कमेंट्स आपके लिए खुला ही है। अगर आप हमारे वीडियोस इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे दूसरा चैनल का लिंक है, उस चैनल को चाहिएगा आप, वहाँ पर आपको हमारे वीडियोस को इंग्लिश पे देख सकते हैं। तो अगले टॉपिक पे हम देखेंगे स्टैटिक वेरिएबल्स। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में देखेंगे C++ के अंदर। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।